नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल। आज आप लोगों को मैं सोनपुर का सैर कराता हूँ। ये सोनपुर बाबा हरिहर नाथ से सटे घाट है, जहाँ आज हम और हमारे एक विद्वान अधिवक्ता मित्र विनोद बाबू आज भ्रमण कर रहे हैं। और ये देखिए, बिहार में जो अभी चूँकि बाढ़ का पूर्ण रूपेण से मौसम आया ही नहीं है, फिर भी जो बारिश हुई है, बारिश के कारण जो यहाँ का जल स्तर है, इस यहाँ का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़ गया है। और काफ़ी सुंदर नदी का नज़ारा जो है वो काफ़ी सुंदर देखने में लग रहा है। और यहाँ जो घाट पर जो नाविक हैं वह यहाँ घूमने वाले लोगों के इंतज़ार में हैं, ताकि उनके नाव पर लोग बैठे और उनको कुछ आमदनी हो। इस प्रकार आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाबा हरिहर नाथ से सटे सोनपुर का नदी के ठीक उस पार आपको हाजीपुर शहर है, जिसके ठीक सामने आपको देखने के लिए मिलेगा उधर कुन्हारा घाट है और इधर सीरी घाट है। और हमारे साथ आए हुए हैं आज विनोद बाबू हमें बताएंगे कि यहाँ आकर इनको कैसा लग रहा है। तो थोड़ा बताइए हमारे दोस्तों को, बंधुओं को, कि आज आप इस मनोरम दृश्य का आनंद लेकर कैसा आपको अनुभूति हो रही है, और यहाँ का जो छठा है उसको आप किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे साथियों को बताएं। हम तो आपके कहने पर यहाँ आए घूमने के लिए, और जैसे ही आप लिए मंदिर का नाम कि सोनपुर हरिहर नाथ मंदिर चलना है, तो हम तो उत्साहित हो गए और सोचे कि थोड़ा चले और हम भी इस बाढ़ का नज़ारा देखें और गंगा किनारे चलूं। जब गंगा किनारे आए तो यहाँ पानी का जो सैलाब देख रहे हैं, ये वास्तव में ये लग रहा है कि सावन भादों के महीने में जिस तरह का रहता है उससे भी ज़्यादा लग रहा है। अभी यह हाल है तो सावन भादों के महीने में क्या हाल होगा। तो हम अच्छा, ये बात बताइए विनोद बाबू, माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जब बनारस के गंगा तट पर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि न मैं यहाँ आया हूँ और न किसी ने भेजा है, मुझे गंगा ने बुलाया है। इतना माने उत्साहित हो जाते हैं और इतना प्रफुल्लित हो जाते हैं माता गंगा के शरण में आकर। आप माता गंगा के शरण में आने के बाद कैसा अनुभव आपको हो रहा है, ये बताइए। आप अंदर से कितना ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए, दोस्तों को बताइए। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कहना है, उनका जो वक्तव्य है बिल्कुल सही है, सार्थक ही है। इसलिए कि यहाँ आने के बाद वास्तव में लगता है कि गंगा माँ बुलाई है, तब तो हम आए हैं। क्योंकि कोर्ट का काम छोड़ के आप बोले और एक बार में मैं भी तैयार हो गया, तो जब तक ये चाहती नहीं तब तक कोई यहाँ पहुँच नहीं पाता। इस धाम तक पहुँचने के लिए सबको सोचना पड़ेगा। चलिए अब उधर से दिखाते हैं। अब मैं यहाँ से आप लोगों को ऊपर का दृश्य दिखाता हूँ कि यहाँ का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वह इस स्थल को रमणीय बनाने के लिए हर संभव प्रयास तो किए, लेकिन यहाँ का जो सीढ़ी का हाल है और वही हाल बिहार का जो है सो बेहाल है। यहाँ के हमारे ठेकेदार महोदय को क्या कहना, यहाँ तो हर विभाग में सुने हैं कि सभी लोगों का कमीशन होता है, तो कमीशन के कारण माने हर संभव मनोरम बनाने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन बहुत जल्द समय से पहले सब टूट फूट गया। थोड़ा सा सुंदरता में खराबी तो आई है, लेकिन गंगा के कारण, माता गंगा के कारण यहाँ का जो दृश्य है वो काफ़ी रमणीय है, सुखद है और अद्भुत शांति प्रदान करने वाला जैसा दृश्य है। मैं यहाँ आकर ऐसा मुझे लग रहा है, काफ़ी लोग आए हैं घूमने के लिए जो यहाँ के लोकल हैं, और चूँकि अभी कोरोना का समय है तो बाबा हरिहर नाथ का कपाट भी बंद है और दर्शक भी बहुत कम हैं। ये सुनकर कि यहाँ का कोरोना का माहौल है तो काफ़ी कम लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब यह खुला होगा या फिर खुलता होगा तो यहाँ पे इतने लोग रहते होंगे कि यहाँ पर माने जगह कम पड़ जाता होगा, लेकिन अभी का जो दृश्य है वो बहुत कम लोग हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा हर संभव इस घाट को रमणीय बनाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन देखिए कि चारों बगल
का जो नज़ारा है मैं सभी लोगों को दिखाता हूँ कि लगता है जैसे कि ऊपर तक पानी आया होगा। साफ़ सफाई में भी बहुत ज़्यादा खुशनुमा चीज़ नहीं है। देखिए एकदम नदी के तट पर ही गंदगी भरी पड़ी है और इस तरह से यही हाल है बिहार का। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, जो हाल है सो तो होगा ही, रहेगा ही। लेकिन यही दृश्य है गंगा का और बहुत ही सुखद दृश्य है। तो प्यारे मित्रों, मैं आज इस जगह का आनंद ले रहा हूँ, घूम रहा हूँ। न्यायिक कार्य से थोड़ा सा आराम हुआ है तो मनोस्थिति को शांत करने के लिए और एक सुखद अनुभूति लेने के लिए मैं यहाँ आज आया हूँ अपने मित्र विद्वान साथी विनोद बाबू के साथ। तो विनोद भाई ये बताइए कि यहाँ का जो दृश्य हमने देखा काफ़ी माने एक तरह से ऐसे कहा जा सकता है कि सरकार का काफ़ी पैसा खर्च हुआ होगा। लेकिन ये जो दृश्य हम देखे हैं, यहाँ का जो गंदगी है, काफ़ी टूटी फूटी माने परिस्थितियाँ हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ साफ़ सफाई भी नहीं ही होता होगा। क्योंकि थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई दिख रहा है वो यहाँ बारिश का मौसम है और अनंत वर्षा हो रही है, तो वर्षा में पानी के धार से जो साफ़ हुआ है वही है। बाद बाकी यहाँ का जो साफ़ सफाई है इस पर आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा बताइए। इस साफ सफाई पर प्रशासन को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि गंदगी काफ़ी है। और कोई भी गंगा के नाम सुनते ही जो है वह गंगा नाम सुनते ही पवित्र हो जाता है, अपने आप को समझता है कि हम पवित्र हो गए। और गंगा घाट, गंगा के किनारे आकर के अगर वह गंगा का जल अगर स्पर्श करता है तो उसको काफ़ी सुख आनंद जो है एक तरह से अनुभूति होती है। लेकिन यहाँ की गंदगी देख कर कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहेगा कि वह जाकर गंगा का जल ले या पिए। लेकिन यहाँ की गंदगी को दूर करने के लिए प्रशासन को तो ध्यान देना ही होगा इस पर। अच्छा विनोद बाबू, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात ऐसी है कि हर वक्त, इधर आइए बगल में, हर वक्त हम लोग सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन को ही जिम्मेवार ठहराते हैं। क्या हम बिहार के वासी हैं और जो यहाँ के लोकल निवासी हैं, क्या उनका कोई दायित्व नहीं है कि वे भी इस पर ध्यान दें? और जब ये बना होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के कोई लोकल ठेकेदार और यहाँ के कोई लोकल जो शासन प्रशासन का बॉडी होंगे, उनका परमिशन लेकर ही यह चीज़ का निर्माण हुआ होगा। तो क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि यहाँ काफ़ी मजबूत तरीके से कोई भी चीज़ का निर्माण कार्य हो, साफ़ सफाई हो? तो इस पर ध्यान देना उनका भी जिम्मेवारी है। तो यहाँ के लोग कितना हद तक ये जो गंदगी है चारों बगल, उसके लिए जिम्मेवार है? थोड़ा सा आप विद्वान हैं, एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, तो यहाँ के लोग कितने जिम्मेवार हैं यहाँ की लचर व्यवस्था के लिए, वो भी बताइए। इस पर हम यहाँ के जो वासी लोग हैं उनको भी ध्यान देना होगा साफ सफाई पर, क्योंकि जहाँ तहाँ यत्र तत्र गंदगी को न फैलाएं। तो कोई भी कहीं भी कोई चीज़ फेंक दिया, जिसको जहाँ मन में आया छोड़ दिया, चला गया, तो उस पर जो है लोकल जो यहाँ के लोग हैं उनको भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रशासन अगर रहता है, उसको सपोर्ट देता है, तो उसके वजह से, प्रशासन के डर से भी लोग साफ सफाई पर ध्यान देते हैं कि नहीं प्रशासन है, हम गंदगी फैला रहे हैं, हम पर जो है वो कुछ जो है दिक्कत करेगा या परेशान करेगा या हो सके जो है सज़ा कर देगा। इसलिए भी उस डर से भी, प्रशासन के डर से जहाँ तहाँ या तो गंदगी लोग नहीं फैलाते हैं। तो प्रशासन मेन है कि वो यहाँ लचरा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए विनोद बाबू, बात ये है कि जब हम अपना घर बनवाते हैं या फिर कोई अपने लिए पर्सनल निर्माण कार्य कराते हैं और जिसमें हमारा पैसा खर्च होता है, मेरा अपना जो अर्निंग कमाया गया पैसा है, वो जब हम खर्च करते हैं तो जो मज़दूर कार्य करता है तो वहाँ हम एकदम पूरा मुस्तैद होकर खड़े रहते हैं ताकि मटेरियल कम ना पड़े, मज़दूर जो है दीवार को टेढ़ा ना कर दे या फिर माने निर्माण कार्य में थोड़ा सा भी उनके कंस्ट्रक्शन से हटके कार्य ना हो, इसके लिए हम लोग एकदम उसके पीठ पर चढ़े हुए होते हैं।
लेकिन ये जो सोशल प्रॉपर्टी है, जो सामाजिक प्रॉपर्टी है, जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि लोगों में यह जानकारी का भी अभाव है कि यह संपत्ति हमारी संपत्ति है। और ऐसा प्लेस बहुत कम होता है जहाँ कई एक लोग बिना कोई डर के, बिना कोई संकोच के बेखौफ होकर घूमते हैं कि यह सार्वजनिक संपत्ति है। तो सार्वजनिक संपत्ति का जब निर्माण कार्य होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं से उसकी उपेक्षा कर देते हैं कि चलो सरकार का निर्माण कार्य है, जैसा मन है वो करा दे, है ना। तो इस पर मैंने क्या कहना चाहते हैं आप ये बताइए कि जब सार्वजनिक स्थल का निर्माण हो या फिर सार्वजनिक भवन का निर्माण हो तो वहाँ के लोकल बॉडी किस प्रकार तत्परता दिखाए ताकि उसका निर्माण सही ढंग से हो सके, इस पर थोड़ा सा 2 शब्द कहिए। ऐसे भी लोकल बॉडी जो है देख रेख नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ ठेकेदार के भय के लेकर के कि जब हम अगर कुछ बोलते हैं तो जो ठेकेदार है वो हमको जो है हम पर दबाव डालेंगे, वो कहेंगे कि तुमको इससे क्या लेना देना है। लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं कि सारा इसमें नोच ही लगा रहता है। हर आदमी चाहता है कि यह बन रहा है, इसमें से कुछ हमको भी कमीशन मिलना चाहिए। इस कमीशन के लालच में सब जो है एक दूसरे पर छोड़ देता है और देख रेख सही से नहीं कर पाता है। अच्छा विनोद, थोड़ा सा ऊपर आइए। ऊपर आकर हम लोग थोड़ा सा माता गंगा का दर्शन करें। मेरा ये कहनाम है विनोद बाबू कि डर, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, डर। जब सभी लोग जानते हैं कि मृत्यु सत्य है और अटल है, मृत्यु आना है, जो चीज़ का निर्माण हुआ उसको नष्ट होना है, जो जन्म लिया उसका अंत होना है, उसको मर जाना है। फिर ठेकेदार से डर, प्रशासन से डर, जेल जाने से डर, मरने से डर, तो फिर वही होगा कि हम लोग आज के जो मनुष्य है वो ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी है। जब उसको मौत से डर होगा और मौत से डर के वो अपने दायित्व का निर्वहन करना बंद कर देगा, फिर समाज का क्या होगा। तो फिर ज्ञान और विज्ञान, ये दोनों में फिर जो अंतर है वो तो एक तरह से समाप्त हो जाएगा। तो हमको ये बताइए कि मनुष्य को डरना चाहिए या फिर नहीं डरना चाहिए। अगर डरना चाहिए तो क्यों डरना चाहिए, और नहीं डरना चाहिए तो क्यों नहीं डरना चाहिए। क्यों नहीं एकदम अपनी पूरी शक्ति से, सामर्थ्य से जो हमारा सरकार का बॉडी है, प्रशासन का बॉडी है, उसको कार्य करने के लिए विवश करें कि आपको कार्य करना पड़ेगा। आप जवाबदेही लिए हैं तो उसका निर्वहन भी करना पड़ेगा। इस पर थोड़ा सा 2 शब्द कहिए। जी, जहाँ तक डरने का सवाल है, मेरे अनुसार डर जो है यानी कुकर्मों से होना चाहिए। कुकर्म अगर करने जा रहे हैं वहाँ डर होना चाहिए। सुकर्म अगर करने जा रहे हैं वहाँ डर नाम का कोई चीज़ नहीं है। वहाँ तो आप बिल्कुल सीना तान के कहीं भी काम कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि कहीं भी प्रशासन के क्षेत्र में लिया जाए कि हर जगह जो देखते हैं वो ऊपर वाले देखते हैं कि हमको बहुत ओहदा वाले से पहुँच है, पकड़ है, हम जो चाहेंगे कर देंगे, उसके बाद में यह कहीं का नहीं रहेगा, गरीब वाले लोग मर के पिसा के रह जाएगा। तो डर जो है चीज़ वहीं पर जो है उसको भय समा जाता है कि हमको न्याय सही नहीं मिल पाएगा, इसलिए वह डर कुकर्म करता है, यह आवाज़ नहीं उठा पाता है। क्योंकि इसके जो ठेकेदार हैं, इसके जो ठेके पर लिए हुए हैं, वो हमको जो दाब के जो है मार देंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे, मुझे न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए वो डर जाते हैं। लेकिन वो सुकर्म करने अगर जाते हैं वहाँ पर तो सीना तान के लोग रहते हैं, और कुकर्म करते हैं तो वहाँ डर हो जाता है कि हम कुकर्म करने जा रहे हैं, वहाँ पर डर होता है। तो कुकर्म से डरना चाहिए, न कि किसी के जान मारने से डरना चाहिए। अच्छा विनोद बाबू, आपने तो बहुत ही अच्छा कहा कि सुकर्म और कुकर्म दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। सुकर्म से आपका तात्पर्य है अच्छे कार्य, अच्छा कार्य करें ताकि लोग खुशहाल हो, ऐसा कार्य करें जिससे अपना भी लाभ हो और दूसरों का भी लाभ हो। ऐसा कोई काम न करें जिससे किसी का नुकसान हो और किसी का दिल दुखी हो, इसको सुकर्म कहेंगे। और कुकर्म से आपका तात्पर्य है कि कुकर्म वैसा चीज़ होता है जिसको करने के साथ ही आपका आत्मा खुद दुखी हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। खैर, दिल पर पत्थर लेकर रख कर आप वैसा कार्य करते हैं जिससे लोगों को तकलीफ़ होता है, लोगों का नुकसान होता है, आपके पूर्वजों का नाम खराब होता है, वह कुकर्म है। तो ये तो किताबी भाषा है, इसको तो लोग जानता है, परंतु बड़ी दुख की बात है कि सारे कुछ जानते हुए भी वो जो है
वही करता है जिसमें उसको लाभ होता है। चलिए खैर हम अपने विषय पर आते हैं कि ठेकेदार। अब आप बोलते हैं कि सारे चीज़ों में ठेकेदार ही गुनहगार है। मेरा मानना है विनोद बाबू कि ठेकेदार भी क्या करे, ठेकेदार को तो ठेका चाहिए। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जब वो भरता है तो उस जगह पर उसको पहले ही सेटिंग होता है कि ये पदाधिकारी को इतना देना है, उसको इतना देना है, उसको इतना देना है, तो वो क्या करे, वो तो लूट मचाएगा ही। लेकिन हमारे यहाँ भी विनोद बाबू, जब हमारे यहाँ भी रोड बनता था तो हमारे यहाँ के जो ठेकेदार हुआ करते थे और जिनके माध्यम से रोड बनता है, हमारे यहाँ राघोपुर की बात बताते हैं तो राघोपुर में तो मलिया मीठ है। कोई पंचायत हो, कोई पंचायत, राघोपुर के हम 20 पंचायत जो नदी के उस पार है सबके बारे में कहते हैं कि जितना वहाँ के मुखिया के थ्रू बने, चाहे प्रखंड प्रमुख के थ्रू बने या फिर बीडीओ के थ्रू बने, चाहे मुख्यमंत्री का कोई योजना हो, उसमें एकदम लूट है। हम तो यहाँ तक देखे हैं कि हमारे यहाँ के ठेकेदार जो है वो मट्टी पर ढाल देता है और आज ढाला बिहान बह गया, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। लोगों को लगता है कि अगर इसका हम विरोध करेंगे तो हो सकता है जो बन रहा है वो भी ना बने। लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि नहीं बनेगा तो ठीक है, मट्टी पर चलेंगे, कम से कम पैसा तो बचेगा, पैसा किसी के पॉकेट में तो नहीं जाएगा। लेकिन लोगों को तो लगता है कि कुछ भी हो, आज रोड बने बिहान बह जाए और जो पहले से अच्छा से चलते थे चलने में भी दिक्कत होने लगे, इस प्रकार से। तो ठेकेदार भी विवश है और चूँकि उसको कमीशन देना पड़ता है। कुल मिलाकर कंक्लूजन इज़ दैट कि कहीं ना कहीं बिहार के पिछड़ेपन का, कहीं ना कहीं बिहार एक ऐसा चीज़ है विनोद बाबू, जहाँ तक कि हम अनुभव किए हैं कि बिहार का जो वातावरण है, बिहार का जो आबो हवा है वो इतना सुखद है, इतना समृद्ध है कि यहाँ के लोग अगर अच्छे हो जाए, अपने लिए अच्छे सरकार का चयन करे, अगर अपने लिए अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन करे, तो ये जो बिहार है वो सुंदर बिहार, विकसित बिहार और संपन्न बिहार बन सकता है। लेकिन हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कब वह दिन आएगा और कब यहाँ के लोग जातिवाद और भ्रष्टाचार से ऊपर उठेंगे। आज का हम संस्करण, अपना ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। फिर प्यारे मित्रों, जहाँ भी जाएंगे हमारे विनोद बाबू जैसे विद्वान अधिवक्ता अगर मेरे साथ होंगे तो वहाँ पर एक वीडियो क्लिप ज़रूर बनाएंगे। जय भारत, जय हिंद, जय बिहार।